ज्ञानदा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10th के अर्थशास्त्र विषय यानी इकोनॉमिक्स विषय शुरू करने जा रहे हैं और कक्षा 10th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, है ना। यानी इस चैप्टर में हमको यह पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या रहा है। मतलब आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या पूर्व में भी पहले भी यह ऐसी ही थी? तो नहीं, एक परिवर्तित होते रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश शासन के पूर्व यानी मुगलों के शासन तक, मुगल वंश के शासन तक भारत की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ थी, काफी मजबूत थी, है ना। और इसकी सुदृढ़ता, इसकी संपन्नता, इसकी समृद्धता के आधार पर ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी मुगल काल तक, यानी ब्रिटिश शासन के पूर्व तक भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। इसलिए कि भारत आर्थिक दृष्टि से काफी, है ना, संपन्न और समृद्धशाली था। किंतु हाँ, ये भी बात है कि मुगलों के काल के पहले भी बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी रहे हैं जो भारत पर आक्रमण करके भारत की धन संपदा को लूटने का काम किया और लूट कर, है ना, वो चले जाते थे। जैसे आ तो महमूद गजनवी हो या तैमूर लंग हो या चंगेज खान हो, इन लोगों ने, है ना, ये विदेशी थे, तो भारत पर आक्रमण करके भारत को लूटने का काम किया, लेकिन लूटते थे, चले जाते थे और पुनः भारत कुछ वर्षों में, है ना, उसकी भरपाई कर लेता था, है ना। लेकिन जब से अंग्रेज भारत पर शासन किया, यानी अंग्रेजों का शासन जब से भारत पर आया, तो अंग्रेज एक ऐसे लुटेरे हुए जो 190 वर्ष तक, यानी शुद्ध 190 वर्ष, या कह सकते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक, 200 वर्षों तक भारत को, भारत में रहकर लूटता रहा। भारत की धन संपदा को यहां से ब्रिटेन ले जाते रहा, जिसके कारण इस काल में, यानी ब्रिटिश काल में, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी चरमरा गई, काफी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई, जर्जर हो गई। और जब ये अंग्रेज 1947 में भारत से गए, तो उस समय हम भारतीयों को एक ऐसी जर्जर अर्थव्यवस्था मिली कि उस समय के जो रणनीतिकार थे, उस समय के जो नीति निर्माता हुए, उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई कि आखिर इस जर्जर अर्थव्यवस्था को, है ना, कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे इसे मजबूत किया जाए। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रही। और तब जाकर के आजादी के बाद, है ना, योजना आयोग का गठन होता है और आर्थिक नियोजन के तहत पंचवर्षीय योजना चलाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया गया, जिसका परिणाम है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ी हो गई है। तो अब आइए हम जो है यह देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था कहते किसको है ना। लेकिन अर्थव्यवस्था को जानने से पूर्व इसमें प्रयोग होने वाले शब्दों को अगर हम जान जाते हैं तो अर्थव्यवस्था को समझना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि उन शब्दों का प्रयोग, है ना, बार बार किया जाएगा और अगर उसके अर्थ को सही ढंग से हम समझे हुए नहीं होंगे तो अर्थव्यवस्था को समझने में कठिनाई होगी। तो हम अर्थव्यवस्था पढ़ाने के पूर्व हम अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो टर्म है, जो शब्द है, उससे पहले हम आपको अवगत करा देते हैं। जैसे
आपको सबसे पहले आपको समझना होगा कि वस्तु क्या है, वस्तु क्या है, यानी वस्तु किसे कहते हैं, यानी अर्थशास्त्र में वस्तु किसे कहा जाता है। हाँ, भिन्न भिन्न विषयों में वस्तु की अलग अलग परिभाषा है। अर्थशास्त्र में वस्तु की अलग परिभाषा होगी, आपको फिजिक्स के अनुसार वस्तु की अलग परिभाषा होगी। तो अर्थशास्त्र में वस्तु कहते किसको है? तो हम कह सकते हैं कि वे मूर्त पदार्थ या वो मूर्त वस्तुएं नहीं है ना, वह मूर्त पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता है, उन पदार्थों को, उन चीजों को अर्थशास्त्र में वस्तु कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, अर्थशास्त्र में वस्तु किसको कहेंगे? तो वे मूर्त पदार्थ का मतलब होता है कि वह चीज जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो बस मूर्त कहलाती है। वो सभी चीजें क्या कहलाएगी? मूर्त। तो कहता है कि अर्थशास्त्र में वस्तु क्या होगा? तो वे मूर्त पदार्थ वस्तु कहलाएंगी जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, तो वे सभी पदार्थ अर्थशास्त्र में वस्तु कहलाएंगे। ठीक, अब है कि जो वस्तु होती है, ये वस्तु जो है वह दो प्रकार की है। ये वस्तु कितने प्रकार की होती है? अर्थशास्त्र में वस्तु दो प्रकार की होगी, इसको समझेंगे। पहली होगी आर्थिक वस्तु। पहली कौन वस्तु होगी? आर्थिक वस्तु। दूसरी होगी अनार्थिक वस्तु। यानी अर्थशास्त्र में जो वस्तु होगी वो वस्तु दो प्रकार की होगी। ठीक है, एक होगी आर्थिक वस्तु, दूसरी होगी अनार्थिक वस्तु। अब प्रश्न उठता है कि आर्थिक वस्तु किसे कहते हैं? तो वे सभी वस्तुएं जिससे अर्थ की प्राप्ति होती है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, आर्थिक वस्तु किसको कहेंगे, है ना? तो हम कह सकते हैं आर्थिक वस्तु की डिफिनीशन होगी, आर्थिक वस्तु की डिफिनीशन होगी, है ना, क्या भाई? तो वे सभी वस्तुएं जिससे अर्थ की प्राप्ति होती है। किसकी? अर्थ की। अर्थ मतलब धन की। अर्थ का मतलब धन। अर्थ की प्राप्ति होती है। कैसी वस्तु कहलाएगी? आर्थिक वस्तु कहलाती है। कैसी कहलाएगी? आर्थिक वस्तु कहलाती है ना? मतलब वे सभी वस्तु जिससे अर्थ की यानी धन की प्राप्ति हो रही है, वो सब वस्तु, है ना, आर्थिक वस्तु कहलाएगी। जैसे अभी मान लीजिए कि हम मार्कर लिए हुए हैं, तो ये मार्कर भी कैसी वस्तु होगी? तो क्योंकि दुकानदार इसको बेचा तो उसको अर्थ की प्राप्ति हुई। यार हम अगर किसी को बेच देंगे, अर्थ की प्राप्ति होगी। आप जो पुस्तक रखते हैं, है ना, वो कैसी वस्तु है? आर्थिक वस्तु है ना? क्योंकि अगर आप उसको बेचते हैं तो उससे अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। तो आपके कलम, आपकी कॉपी, ये मार्कर, ये मोबाइल, है ना, जितने भी आप देख रहे हैं जिससे धन की प्राप्ति हो, वो सभी के सभी वस्तुएं आर्थिक वस्तु कहलाती है। ठीक है ना? दूसरा है अनार्थिक वस्तु। दूसरा है तो अनार्थिक वस्तु। तो अनार्थिक वस्तु किसको कहेंगे, है ना? तो वह वस्तु जिससे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, वह वस्तु जिससे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे देखिए, अनार्थिक वस्तु को क्या लिखेंगे? अनार्थिक वस्तु की परिभाषा क्या होगी? तो वह वस्तु जिससे अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब धन की
प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती है, उसे कैसी वस्तु कहेंगे? अनार्थिक वस्तु कहते हैं, अनार्थिक वस्तु कहते हैं। ध्यान दे रहे ना, है ना? ध्यान दीजिएगा, अनार्थिक वस्तु किसको कहेंगे? तो वह वस्तु जिससे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, धन की प्राप्ति नहीं होती। और एक बात याद रखिएगा कि एक ही वस्तु एक स्थान पर आर्थिक है तो वही वस्तु कहीं दूसरे स्थान पर अनार्थिक हो जाती है। मतलब समय और स्थान के अनुसार एक ही वस्तु कहीं आर्थिक है तो वही वस्तु कहीं दूसरे जगह पर क्या हो जाएगी? अनार्थिक हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे अब अगर हम उदाहरण स्वरूप यह लें कि जो समुद्र तट होता है, समुद्र तट या नदी का तट होता है, तो नदी के तट पर जो बालू होते हैं, बालू का ढेर यहां से वहां तक होता है, समुद्र तट पर बालू का ढेर यहां से वहां तक होता है। तो समुद्र तट पर या नदी के तट पर इस स्थान पर बालू का कोई महत्व नहीं है ना? वहां पर बालू का कोई महत्व नहीं, हम जा रहे हैं इस पर छिपते जा रहे हैं, है ना? कोई महत्व नहीं है। ठीक है, यानी वहां पर वह बालू, यानी समुद्र तट पर वह बालू, है ना, नदी तट पर वह बालू अनार्थिक है। कैसी वस्तु है? अनार्थिक वस्तु है। लेकिन उसी बालू को नदी तट से आप ट्रैक्टर पर, ट्रक पर लाद कर आप शहर में ले आकर, है ना, बेचते हैं, तो उसी वस्तु से, उसी बालू से आपके अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। क्या प्राप्ति होती है ना? एक टेलर 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए में क्या होता है? बिकता है। लेकिन वही बालू जब नदी के तट पर है तो उसका कोई वैल्यू वहां नहीं है। तो याद रखिएगा, है ना, अनार्थिक वस्तु किसको कहेंगे? तो वह वस्तु जिससे तो नदी के तट पर जो बालू था वो कैसी वस्तु थी? अनार्थिक वस्तु थी। लेकिन वही वस्तु को अगर हम ट्रक पर लाके, ट्रैक्टर से लाके शहर में ला करके बेच देते हैं तो उससे मुद्रा मिलती है, उससे पैसे मिलते हैं, तो वही बालू क्या हो जाता है? आर्थिक हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि स्थान और समय के अनुसार एक ही वस्तु कहीं आर्थिक है तो कहीं अनार्थिक हो जाती है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, इस अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, है ना, एक, है ना, और जो टर्म है उसको भी हम लोग पहले समझ लेते हैं और तब हम अर्थव्यवस्था को समझेंगे, है ना। उसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं। देखिएगा, वस्तु समझ गए आप लोग? ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपको बताना है अगला जो टर्म है, अगला जो पद है, अगला शब्द जो आपको सीखना है ना, वो है आपका आर्थिक क्रिया। क्या है? आर्थिक क्रिया, है ना। और दूसरा है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया पहला में पढ़े, वहां पर पहले पढ़े आर्थिक वस्तु, आर्थिक वस्तु और अनार्थिक वस्तु। अब हमको पढ़ना है आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। पहले आर्थिक क्रिया को समझिए कि आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं। तो वह क्रिया, ध्यान रखिएगा, वह क्रिया या वह काम जिससे अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे, अर्थ मीन्स क्या होता है बाबू? धन। अर्थ मीन्स धन, अर्थ की प्राप्ति होते हैं, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसे कैसी क्रिया कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है डिफिनीशन? कि वह क्रिया जिससे अर्थ की प्राप्ति हो, वह काम जिसको हम अगर करें और उससे हमको क्या मिले? अर्थ, धन, तो वह क्रिया क्या कहला जाएगी? आर्थिक क्रिया। बात समझ गए? जैसे मान लीजिए कि एक शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बदले में उनको क्या मिलती है? वेतन मिलती है, आय मिलती है। तो उनका पढ़ाना कैसी क्रिया हो गई? आर्थिक क्रिया हो गई। एक मजदूर
दूसरे के खेतों में जाकर, है ना, दूसरे के कल कारखाने में जाकर कार्य करता है, तो उस कार्य के बदले उसे क्या मिलता है? उसको मजदूरी मिलता है ना बाबू, है ना, मिलता है, अर्थ मिलता है ना। तो उसकी क्रिया कैसी हो गई? आर्थिक क्रिया हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे ना? तो वह क्रिया जिससे अर्थ की प्राप्ति होती है, नहीं जिससे करे और उससे क्या हो अर्थ, तो वो सभी क्रिया कैसी कहलाएगी? आर्थिक क्रिया। बात समझ गए? और दूसरी देखिए अनार्थिक क्रिया, तो इसके जस्ट विपरीत कहिए, वह क्रिया जिससे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, एकदम जस्ट उल्टा नहीं होती है, उसे अनार्थिक क्रिया कहते हैं। अनार्थिक क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको समझिएगा, वैसा काम, वैसी क्रिया जिसको अगर हम करते हैं उससे अर्थ यानी धन की प्राप्ति हमको नहीं होती है, तो कभी भी उसे आर्थिक क्रिया नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? अनार्थिक क्रिया कहेंगे, क्योंकि अर्थ हम तो कर रहे हैं लेकिन अर्थ हमको नहीं मिला। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार से वस्तु में आपने पढ़ा कि एक ही वस्तु समय और स्थान के अनुसार कहीं आर्थिक हो जाती है तो वही अनार्थिक वस्तु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से एक ही क्रिया, एक ही काम, है ना, समय और स्थान के अनुसार, कहीं आर्थिक क्रिया है तो वही काम कहीं दूसरे जगह पर क्या है? अनार्थिक क्रिया हो जाती है। बात समझ लेना। जैसे उदाहरण स्वरूप, है ना, आपको हम बतला रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, ठीक है, वह अगर दूसरे के घर में, ठीक है ना, वह दूसरे के घर में बर्तन को साफ करती है ना, पोछा लगाती है, समझ ना, उसका खाना बनाती है, तो दूसरे के घर में जब काम जाकर के ये करती है, कपड़ा धोने का, बर्तन मांजने का, खाना बनाने का, झाड़ू लगाने का, है ना, तो बदले में उसे क्या मिलता है? पैसा। मेरी बात समझ ना? तो उस महिला, वह महिला जाकर जो बर्तन धोई, फलाने काम की बाहर, उसके बदले में पैसा मिला, वह कैसी क्रिया हो गई? आर्थिक क्रिया। बट वही महिला अपने घर में, है ना, अपने बच्चों का कपड़ा धोती है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, मतलब ना, अपने बच्चों का सेवा शुश्रूषा करती है, वह जो है ना, अपने घर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। बताइए, वही काम के लिए उसको पैसा मिलता है कि मिलता है? तो अब उस काम को हम कैसा काम कहेंगे? अनार्थिक। नहीं समझे? मान लीजिए कि कोई महिला है, जाके हॉस्पिटल में रोगियों की सेवा करती है, गौर कीजिएगा, है ना, नर्स, एक नर्स महिला ही है जो रोगी की जाकर सेवा अस्पताल में करती है, बदले में उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो उसका वह क्रिया वहां क्या हो गया? आर्थिक। बट वही महिला अपने घर में आके अपने बीमार बच्चों को, अपने बीमार, है ना, सास ससुर की सेवा करती है ना, तो बदले में क्या उसे पैसा मिलता है? काम तो वही कर रही है, एक ही काम है, लेकिन स्थान यही बदला, तो एक ही काम कहीं आर्थिक हो गई, कहीं अनार्थिक हो गई। मेरी बात समझ में आ गई, है ना? तो आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे, अनार्थिक क्रिया किसको कहेंगे, समझ गए? इतना? तो जब इतना समझ गए तो अब हम आते हैं कि अर्थव्यवस्था कहते किसको है। बात समझ गए? तो चलिए अब इसका मिटा देते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इससे ऊपर वाले, अब समझने में आपको आसान हो जाएगा, है ना। अब समझना है हमको कि अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मान लीजिए ये आता ही है मैट्रिक में आप लोगों को कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो आप याद रखिएगा
है ना, इसका आंसर याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था किसे हम, है ना, इसको, इस डिफिनेशन को समझा दे रहे हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्या लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था, क्या व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था से तात्पर्य उस संस्थागत ढांचे से है, उस संस्थागत ढांचे से है, उस संस्थागत ढांचे से है जिसमें उत्पादन, सोचिए, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण जैसी आर्थिक क्रियाएं, देखिए आर्थिक क्रिया की बात आ गई ना, आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, ध्यान दीजिएगा क्या डिफिनेशन कहा है, इसको गौर से ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो कहता है कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था से तात्पर्य उस संस्थागत ढांचे से है, इस ढांचे से है ना, जिसमें कौन कौन सी आर्थिक क्रिया होती है, उत्पादन की, उपभोग की, विनिमय की, वितरण की, है ना, ये जो है ये आर्थिक क्रिया है, ये क्रिया उस अर्थव्यवस्था में संपादित होती है। यानी ये डिफिनीशन इस बात को कहता है कि चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, किसी देश की अर्थव्यवस्था हो, उस देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया नहीं संपादित होती, आर्थिक क्रिया नहीं होती है, ठीक है। कैसी क्रिया होती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कौन सी क्रिया होती है, आर्थिक, यानी जिससे धन की क्या हो, प्राप्ति हो, क्रिया जिससे धन की प्राप्ति हो, है ना। और उन आर्थिक क्रियाओं में कौन को, उत्पादन। अब बताओ, आप किसी वस्तु का जब उत्पादन करते हो तो धन की प्राप्ति होती है कि नहीं। आप जो है किसी वस्तु का उपभोग करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो जिससे लिए उसको आप धन देते हैं कि नहीं, है ना। आप विनिमय की जहां तक बात है तो विनिमय का मतलब होता है ना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, है ना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। तो जैसे आज विनिमय मुद्रा के द्वारा होती है, आप दुकान में जाते हैं, आपको किताब लेना है, आपने कहा कि हमको 10वां का इकोनॉमिक्स का बुक दीजिए, तो वो कहेगा कि 60 रुपया दीजिए, बोलेगा ना, है। तो विनिमय किसके माध्यम से हो रहा है, मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो एक ऐसी क्रिया हो गई, आप खरीदे तो आप मुद्रा लिए, या आप बेचे तो आप मुद्रा लिए, तो अर्थ की प्राप्ति आपको हुई कि नहीं हुई, तो कैसी क्रिया हुई, है ना। ये विनिमय में कैसी क्रिया हो गई, आर्थिक क्रिया। जहां तक वितरण की बात है तो वितरण में क्या किया जाता है बाबू, तो उत्पादन के जितने साधन है, उस देश के राष्ट्रीय आय को, जितना देश का राष्ट्रीय आय हुआ है, तो उस आय को उत्पादन के जितने भी साधन है, उत्पादन के 5 साधन होता है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, उनके बीच उस राष्ट्रीय आय का वितरण किया जाता है। आय का क्या किया जाता है, वितरण, क्योंकि वह सभी के सभी उत्पादन की क्रिया में जुड़े होते हैं, मतलब है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रिया होती है, वो आर्थिक क्रिया में कौन कौन, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण जैसी आर्थिक क्रियाएं होती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। किसी भी देश, कोई भी देश हो, है ना, कोई भी देश हो, तो किसी भी देश, अब बताओ तुम आर्थिक क्रिया करोगे, जब क्रिया करोगे तो जब कार्य करोगे तो वस्तु का क्या होगा, उत्पादन। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, है ना, वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या होता है, उत्पादन होता है, उसका निर्माण होता है, ठीक है। अब बताओ, अब वस्तु का उत्पादन करने के लिए चले, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको कृषि में गेहूं का उत्पादन करना है, चना का उत्पादन करना है, ठीक है। तो अब कृषि कार्य करने के लिए चले हैं, है ना, तो मजदूर की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, बोलिए जल्दी,
है ना। तो जब मजदूर को लगाइएगा तो मजदूर कार्य करेगा तो उसको अर्थ की प्राप्ति होगी, तो आर्थिक क्रिया हुई, है ना, आर्थिक क्रिया हुई, कोई भी नहीं। जैसे मान लो कि आपको सूती वस्त्र ही बनाना है तो कल कारखाने स्थापित किए, कल कारखाने में सूती वस्त्र का उत्पादन, तो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए, है ना, आपको श्रम यानी श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, आपको मैनेजर की आवश्यकता पड़ेगी, और इन लोग जो कार्य करेगा तो इसके बदले में उसको क्या मिलेगी, आय मिलेगी, उससे अर्थ की प्राप्ति होगी। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, ये हमेशा याद रखना है, किसी भी अर्थव्यवस्था में दो कार्य निश्चित रूप से संपादित होता है। उसमें से पहला कार्य क्या है, तो पहला कार्य है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, है ना, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, इन वस्तुओं या सेवाओं का जो उत्पादन, इस वस्तु को उत्पादन करने के लिए चले, है ना, तो दूसरी स्थिति में, है ना, लोगों को क्या मिलता है, रोजगार, लोगों को क्या मिलता है, काम, है ना, यानी, है ना, रोजगार का अवसर, रोजगार का अवसर मिलता है, मतलब, है ना, रोजगार का सृजन होता है, रोजगार का निर्माण होता है। मेरी बात समझ लेना। तो अगर कोई पूछता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में, कोई भी अर्थव्यवस्था में कौन सी दो कार्य एकदम महत्वपूर्ण है कि होगा ही, तो पहला होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण, और दूसरा होता है रोजगार का अवसर। तो वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए चलेंगे, है ना, जैसे अगर हम खेती करने के लिए चलेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, हम उद्योग स्थापित करने के लिए चलेंगे फलाना उद्योग के लिए तो बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार मिल जाएगा, मिलेगा ना बाबू, मिलेगा कि नहीं, है ना। तो ये दो काम होती है, ठीक है ना, क्या समझ गए। अगर दूसरे रूप में अगर ये चलते हैं हम कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया निश्चित रूप से होती है, आर्थिक क्रिया, तो जब आर्थिक क्रिया होगी तो उस क्रिया को करेंगे जिससे अर्थ की प्राप्ति होगी, तो आपको देखना है, ध्यान देना है ना, आर्थिक क्रिया जब करेंगे तो उससे अर्थ की प्राप्ति होगी, क्रिया करेंगे तो वस्तु का उत्पादन होगा, वस्तु का उत्पादन होगा, हम काम करेंगे, हमें वेतन मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा, है ना। तो निश्चित रूप से ये दो क्रियाएं होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बोलिएगा, नहीं ना। अब देखिए, अब ये तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा हो गई, है ना, आप याद कर लीजिएगा। ऐसे भी हम कोशिश करेंगे कि लिख करके, और लोग डालते हैं यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर, तो ऐसे डाल देंगे, वहां अपना देख लीजिएगा, है ना। अब देखिएगा अगले, अब ये तो हो गया। अब ये रही बात, बहुत सारे हमारे ऐसे हमारे अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन दिया है, अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है। तो पहले मैट्रिक के एग्जाम में भी, है ना, ये आता था कि, है ना, फलाने अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है लिखें, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, ऐसे एक अर्थशास्त्री हुए हैं ब्राउन महोदय, क्या हुए, ब्राउन, है ना, यानी उनका क्या नाम था, ब्राउन, ब्राउन, यानी ब्राउन महोदय के अनुसार, है ना, उन्होंने अर्थशास्त्र का क्या परिभाषा दिया, अर्थशास्त्र रहे हैं, अर्थव्यवस्था का क्या परिभाषा दिया कि अर्थव्यवस्था क्या है ना। तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हुए बताया कि अर्थव्यवस्था जो होती है वह आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है ना। अर्थव्यवस्था क्या है, तो आजीविका, है ना। उन्होंने कहा कि आजीविका यानी अर्थव्यवस्था, ऐसे बोले लिखिए, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की, आजीविका
अर्जन करने की एक प्रणाली है। एक क्या है बाबू? प्रणाली है। याद रखिएगा। ठीक है ब्राउन महोदय, तो बात भी सही है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में यही तो होता है, लोग आजीविका के साधन ही तो प्राप्त करते हैं, है ना। यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। जीवन चलाने के लिए बहुत सा काम करते हैं। हर लोग कोई बैठा हुआ तो नहीं है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किस लिए? है ना, धनार्जन के लिए। और उस धनार्जन से, उस धन से अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। तो कहता है कि अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। हम अर्थव्यवस्था में हम आजीविका का अर्जन करते हैं, है ना, हम रोजगार पाते हैं ना, और उस रोजगार से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। बात समझ ना? ठीक है। उसी तरह से एक अर्थशास्त्री और हुए हैं जिनका नाम था ऑर्थर लेविस। क्या नाम था? ऑर्थर लेविस। क्या नाम था बाबू? ऑर्थर लेविस। ऑर्थर लेविस जो है अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहे थे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना, बात समझ में ना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अपने संसाधनों का उपयोग करता है ना। ऑर्थर लेविस क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा। ऑर्थर लेविस बोले कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से है ना, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह देश की, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है? उपयोग करता है ना। तो यही तो होता है भाई, देश की जनसंख्या जो है प्राकृतिक संसाधनों का ही विद्वहन करके आय तो प्राप्त करता है। वही तो अर्थव्यवस्था है, नहीं? बात समझ गए? यानी सबके मूल में अगर कहा जाए, है ना, तो अर्थव्यवस्था है क्या? तो अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। देश में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है जिससे धन की क्या होती है? प्राप्ति होती है, उसका योग अर्थव्यवस्था में यही होता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो कभी आएगा कि किसी के अनुसार लिखिए तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है? हो गया, है ना? समझ गए? अब देखिए, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है आपको कि अर्थव्यवस्था के ढांचा या अर्थव्यवस्था की संरचना। क्या करना है बाबू? अर्थव्यवस्था के ढांचा या अर्थव्यवस्था की संरचना। तो उसको भी जरा ध्यान से और जल्द कोशिश करते हैं कि कम में हो जाए, है ना। देखिएगा, अर्थव्यवस्था की ढांचा या संरचना। अर्थ व्यवस्था की संरचना, चलिए संरचना, इसको चलिए जल्दी से समझते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, कहने का मतलब क्या है ना? कहने का मतलब है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बना हुआ कैसे, उसकी बनावट क्या है, संरचना क्या है, उसका ढांचा क्या है। तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। या अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार का सृजन होता है, यही ना होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि किसी भी देश में लोगों को रोजगार, है ना, किन किन क्षेत्रों में मिलता है, या किसी भी देश में वस्तुओं का उत्पादन, है ना, किन किन क्षेत्रों में होता है। तो किसी भी देश में वस्तुओं का जो उत्पादन है जिन जिन क्षेत्रों में होता है उसी से न बना हुआ है वहां की अर्थव्यवस्था, है ना। जिस क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन होगा उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगी, है ना। तो अर्थव्यवस्था की संरचना कहने का मतलब है कि वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो और लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले, उससे है। तो जैसे मान लीजिए कि लोगों को रोजगार मिलता है कृषि में,
या कृषि में वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, उद्योग धंधों में भी वस्तु का हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, कल कारखानों में है ना वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। अब बताइए, अगर कृषि के क्षेत्र में हम वस्तु का उत्पादन करते हैं तो लोगों को रोजगार भी मिलता है, कल कारखानों में, उद्योग धंधों में हम अगर वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वहां भी लोगों को रोजगार मिलता है ना बाबू। या तीसरा जो सेवा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र है ना, जो सर्विस वाली क्षेत्र है ना, ये किस लिए, तो एक है ना प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की मदद के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में भी लोग जो है ना क्या कार्य करते हैं, उन्हें अर्थ की क्या होती है, प्राप्ति होती है सेवा क्षेत्र से। तो है ना किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था की संरचना है, मतलब जिन जिन क्षेत्रों में वस्तुओं का उत्पादन होता है या रोजगार प्राप्त करते हैं, उसको मूलतः अर्थव्यवस्था की संरचना को मूलतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है ना, 3 क्षेत्रों में, जिससे है ना वो रोजगार की प्राप्ति करते हैं या वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, बात समझे ना, वो 3 क्षेत्रों में। तो उसमें से पहला है ना, तो है ना अर्थव्यवस्था की संरचना के कितने क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है। पहला है ना इसकी संरचना का 3 क्षेत्र, पहला है प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र है बाबू, प्राथमिक क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, इसको समझना है अच्छा से। दूसरा है द्वितीयक, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, मतलब यह 3 क्षेत्र है ना, जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है, बात लग गई। अब एक एक को ध्यान से समझेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहे, उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, है ना, बात समझिए ना, सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र किसको हम कहेंगे, मतलब प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे, तो जब है ना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर, यानी जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, नहीं समझे, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है ना, तब उस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, है ना। मतलब प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे, तो कहता है कि जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करके उपयोग कर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं का कौन सी किया जाता है, उत्पादन किया जाता है ना, उत्पादन किया जाता है, तो उस क्षेत्र को कैसा क्षेत्र कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ध्यान देना है, प्राथमिक, इसको समझना है ना, काहे प्राथमिक क्षेत्र इसको कहते हैं, का इसका इसका इस शब्द का प्रयोग कर देखो, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, कौन सी का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन यानी गॉड गिफ्टेड वस्तुएं, ईश्वर प्रदत्त वस्तुएं, जिसको हमने बनाया नहीं है ना, बताओ, मिट्टी हमने बनाई है, हवा मैंने बनाई है, सूर्य का प्रकाश मैंने बनाया है, जल हमने बनाया है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। मेरी बात समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, है ना। तो कहता है कि जब प्राकृतिक संसाधनों का, यानी कहने का मतलब है कि भूमि का उपयोग करके, है ना, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, वर्षा के जल का उपयोग करके, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जब वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तब ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। नहीं समझे, बात समझ गए। जैसे हम थोड़ा सा आते हैं, अब चलिए कृषि की ओर चलते हैं। तो कृषि में विभिन्न वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, है ना, रेशेदार फसल, फलाने बहुत सा चीजों का उत्पादन करते हैं। तो आइए मान लीजिए कि कपास ही है, कपास, है ना, तो कपास के उत्पादन के लिए आपको भूमि चाहिए, क्या भूमि
मैंने बनाया है प्रकृति पद्धति। कपास के उत्पादन के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्या मैंने बनाया है? आप बोलिए, है ना। कपास के उत्पादन के लिए सिंचाई के जल के रूप में वर्षा का जल चाहिए, क्या उस जल को मैंने बनाया है? लेकिन इन सभी का उपयोग करके जो वस्तु उपजता है उसको कहते हैं कपास। क्या कहते हैं? कपास प्रकृति में आया, प्रकृति में आया, एकदम प्राकृतिक नेचुरल, और वो भी प्राकृतिक उत्पाद है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग कर, है ना, जो वस्तु आया प्रकृति में, वो प्रकृति उत्पाद में है। तो कपास तो प्रकृति उत्पाद है, मैंने तो बनाया नहीं। तो आपको यही देखना है कि, है ना, वो किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका उत्पादन में हम किन साधनों का उपयोग किए थे? प्राकृतिक साधनों का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए, अब चलते हैं दूसरा उदाहरण, पशुपालन पर ले लीजिए। पशुपालन, ठीक है, लोग पशुओं को पालता है। पशुओं को पालने से क्या भाई, उसको मांस की प्राप्ति हो जाती है, उसको दूध की प्राप्ति हो जाती है, उसको ऊन की प्राप्ति हो जाती है, होती है कि नहीं? तो बताइए, दूध कैसा उत्पाद है? प्राकृतिक उत्पाद है। ऊन कैसा उत्पाद है? प्राकृतिक उत्पाद है। मांस कैसा उत्पाद है? प्राकृतिक उत्पाद है। तो ठीक है, ये प्राकृतिक उत्पाद हुआ, ठीक है। लेकिन इस प्राकृतिक उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, यानी पशुपालन करने के लिए, हम प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग करते हैं। कैसे? उसका पशुपालन करने के लिए भूमि का उपयोग करते हैं, पशुपालन करने के लिए पशुओं के लिए चारा का उपयोग करते हैं। चारा का मैनमेड है, प्राकृतिक पदार्थ है। तो इनका उपयोग करके ही ना उस, है ना, प्राकृतिक उत्पाद दूध का उत्पादन किया। मेरी बात समझ गए ना? तो कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो वस्तु का उत्पादन होता है ना, तो वो क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ठीक है ना। जैसे आप वन उत्पाद को ले लो, वन जंगल। अब बताओ, जंगल में से विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है, जड़ी बूटी की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक, तो प्राकृतिक उत्पाद ही है। लेकिन उसका उत्पादन में वन जो है ना, तो उसके उपज में प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग है कि नहीं? आखिर बीजे हुआ, तब बीज हमने पैदा किया, प्रकृति प्रदत्त है ना जी, है ना। तो याद रखिएगा, इस प्राकृतिक क्षेत्र में वो कौन कौन से आते हैं? तो प्राकृतिक क्षेत्र में आएगा आपका कृषि। प्राकृतिक क्षेत्र में कौन आएगा बाबू? यानी इसमें आएगा आपका, अगर प्राकृतिक क्षेत्र को ले लें तो पहला आ जाएगा कौन सी? कृषि। दूसरा आ जाएगा पशु पालन। तीसरा आ जाएगा वन, भी बोल सकते, वन उत्पाद, है ना, वन भी प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र में ही आ जाएगा। तेरी बात समझ लेना। और अगला है मत्स्य पालन, यानी मछली पालन। मत्स्य पालन होता है ना जी, तो मत्स्य पालन भी किसमें आएगा? है ना। क्यों? क्योंकि मछली प्राकृतिक उत्पाद है। अब नदियों में या समुद्र में या फिर आप तीन तरीके से, है ना, जो मछली को पालते हैं, तो जल ना, मेरी बात समझिए। तो सीधे बोलता है कि जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन हो, वह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन। बात समझ गए? है ना। और इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र भी कहता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन कृषि से होता है ना, समझ ना। क्योंकि पशुपालन भी इसी के तहत आता है, समझ गए। यानी प्राथमिक क्षेत्र को मुख्य रूप से कौन क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना है, यहां इसको प्राथमिक क्षेत्र क्यों, प्राथमिक क्यों कहा गया, है ना? प्राथमिक क्यों कहा गया? इसलिए बाबू, क्योंकि, है ना, वो प्रकृति में जस के तस पहली बार आया। प्रकृति में कपास प्राथमिक रूप से पहले वो आया, ठीक है ना। और इस प्रारंभिक उत्पाद
उत्पाद को, प्राथमिक उत्पाद को अपनी बुद्धि और विवेक लगा करके जब इससे हम कोई अन्य या दूसरा उत्पाद तैयार करते हैं, तब होता है वो द्वितीय उत्पाद, यानी जो गौण उत्पाद हुआ द्वितीय उत्पाद। समझ गए? तो ये प्रकृति में उसी रूप में आया, उसी रूप में हम उसको उपयोग कर रहे हैं। बात समझ गए ना? तो प्राथमिक, लेकिन इस प्राथमिक उत्पाद का उपयोग करके, है ना, जो वस्तु उत्पाद आया है प्राथमिक क्षेत्र में, उपयोग करके अगर हम किसी अन्य वस्तु का निर्माण करते हैं और उससे जब हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, है ना, तब वो क्षेत्र कहलाएगा द्वितीय क्षेत्र। वो कौन क्षेत्र कहलाएगा? द्वितीय क्षेत्र। याद रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या नाम पड़ा? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र इसलिए कहा क्योंकि प्रकृति में ही वस्तु, जैसे आपका चावल है, आपका गेहूं है, आपका कपास है, आपका पटसन है, वो प्रकृति में प्रथम बार, पहली बार प्राणिक रूप में आया। ठीक है? और अब इसका उपयोग करके, अब इसका स्वरूप को चेंज करके आप कोई अन्य वस्तु बना देंगे। जैसे कपास था, आया प्रकृति में, और कपास से रेशा ये करके, है ना, रेशा निकाल के उसको रंग करके, है ना, और उसे, है ना, रेशे से आप जो है सूती वस्त्र बना देंगे, सूती। तो वो प्राथमिक उत्पाद तो था कपास, और उससे दूसरा एक उत्पाद बना दिया आप, सूती वस्त्र। अब उस सूती वस्त्र से वो जो कपड़ा बन गया, है ना, अब उससे आप शर्ट बना लेंगे, आप पैंट बना लेंगे, आप लुंगी बना लेंगे, आप गंजी बना लेंगे। मेरी बात समझ रहे ना? है ना? वो द्वितीय उत्पादन हो गया, इसलिए उस क्षेत्र को कहा द्वितीय क्षेत्र, है ना। यानी द्वितीय क्षेत्र में कौन आएंगे? मुख्य रूप से उद्योग, है ना, उद्योग कौन आएंगे बाबू? उद्योग, है ना। और उद्योग जैसे, है ना, फिर निर्माण उद्योग, निर्माण एक ऐसे उद्योग, जैसे मान लो गन्ना आया, गन्ना तो प्रकृति में आया जस के तस, ठीक है। अब उस गन्ने से आप बुद्धि विवेक लगाते कि गन्ने से रस निकालेंगे, रस को गर्म कर देंगे, गर्म तो उसे गुड़ बन जाएगा, या फिर यह करके उससे चीनी बना देना। तो गन्ना जो कच्चा माल है ना, और उससे उत्पाद बना रहे हैं जो चीनी, है ना। तो गन्ने से आपने जो चीनी दूसरा जो प्राप्त किया द्वितीय, तो ये क्या है? उद्योग। यानी प्राथमिक उत्पाद से गौण उत्पाद प्राप्त करने के लिए जिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है उसे उद्योग कहते हैं। तो आपने जो प्राथमिक उत्पाद गन्ना था, गन्ना से रस निकाल करके उसको गर्म करके उसको रिफाइन करके जाके आपको चीनी बनता है, तो चीनी गौण उत्पाद हुआ। तो प्राथमिक उत्पाद गन्ना से गौण उत्पाद चीनी को प्राप्त करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना। वो प्रक्रिया आप कल कारखाने में भी कर सकते हैं, वो प्रक्रिया आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए ना? तो इसको कहा जाता है ना, द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा उद्योग। द्वितीय क्षेत्र मान लो कि अब उद्योग के तहत आप सूती वस्त्र बना लिए। अब कपड़ा जब बना लिया, आप कपड़ा जाकर के खरीद के लाते हैं, टेलर को देते हैं, उस कपड़ा से वो टेलर जो है आपके लिए रेडीमेड शर्ट बना देता है, पैंट बना देता है, काट के बना नहीं देता है जी, हिंदी में कहते हैं। तो वो हुआ निर्माण। तो निर्माण का है ना, उद्योग हुआ, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण हुआ, है ना। बिजली और गैस, बिजली और गैस भी आएगा इसी में। बात समझ रहे ना? गैस, बिजली। अब बताइए बिजली किससे प्राप्त होती है? जल से। जल तो ठीक है, जल तो प्रकृति पर था, लेकिन मनुष्य अपना बुद्धि और विवेक लगाते कि नदियों से जल आ रही है, तो ऊपर से नीचे टरबाइन को फिट करके ऐसे गिराएंगे, टरबाइन की पंखी घूमेगी तो उससे जलधारा से विद्युत धारा क्या होगी? उत्पन्न होगी। तो आखिर इंसान ने अपने बुद्धि और विवेक लगा करके उस जल से विद्युत बनाया ना। मेरी बात में नहीं, वो प्रकृति में बिजली आया नहीं था, बुद्धि और प्रयोग करके उस प्रकृति प्रदत्त वस्तु जल से उसने बिजली को तैयार किया।
मेरी बात समझ गए ना। इसलिए कि जो प्रकृति में जस के तस आता तो यहां आता यह लिखा था, लेकिन वो आया तो जी बुद्धि और विवेक बना। इसलिए बिजली किसमें आएगा? तृतीय क्षेत्र में। गैस, ये गैस जो भूगर्भ से, भूमि के गर्भ से निकलता है, तो उस रूप में हम उसको यूज नहीं करते हैं बाबू। वो काफी काला और बदबूदार होता है। उसको मनुष्य बुद्धि और विवेक लगाकर के उसको रिफाइन करता है और स्थिर करता है, और तब जाकर के उसका क्या करता है? यूज। इसलिए गैस भी किस क्षेत्र में आता है? तो ये आपसे कभी पूछ लेगा कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में आता है ना। बात समझ गए। अब तीसरा क्षेत्र रहा है सेवा क्षेत्र। द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र को मुख्य रूप से है ना औद्योगिक क्षेत्र कहा गया है। किसको? औद्योगिक क्षेत्र कहा गया है ना। इसको मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र कहा गया है। किसको? द्वितीय क्षेत्र को। और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। ठीक है ना। माने तृतीय क्षेत्र का क्या काम है? इसमें कौन आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के मदद, सहायता पहुंचाने के लिए इस क्षेत्र का विकास होता है, ताकि प्राथमिक क्षेत्र में अच्छा उत्पादन हो, द्वितीय क्षेत्र में अच्छा उत्पादन हो, यानी इसमें मदद करने के लिए इस क्षेत्र का विकास। ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए कि बैंकिंग हो गया, बैंकिंग हो गया बाबू, है ना, बैंकिंग हो गया, है ना, डाक हो गया, डॉक्टर यानी संचार का साधन जिसको कहते है ना, संचार का साधन, संचार यहां भी लिख दीजिए, वही टेलीफोन वाली है ना, संचार का साधन हो गया, है ना। तो ये बैंकिंग हो गया, डाक कार हो गया, संचार के साधन हो गया, है ना। ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी तृतीय, है ना। क्या यातायात के साधन, परिवहन बोलिए, परिवहन, ठीक है ना। और यही नहीं, व्यापार का, व्यापार, ये व्यापार भी किसमें आएगा? ठीक है ना। बैंकिंग, डाक कार, संचार, परिवहन, व्यापार, है ना। ये किस लिए है? इन क्षेत्रों को मदद करने के लिए। अब उद्योग खोलिएगा है तो कच्चा माल या फिर, है ना, मान लीजिए कि शक्ति के साधन के रूप में कोयला ले जाना है कारखाना में, तो खदान से आपका जो कारखाना है ले जाने के लिए यातायात के साधन होना नहीं चाहिए। अगर यातायात के साधन न होगा, है ना, तो आप सही समय पर नहीं जा पाइएगा, यातायात मूल्य अधिक लग जाएगा। मेरी बात समझिए ना। तो ये सभी जो क्षेत्र है, बैंकिंग का है भाई, वित्त के लिए। आप कारखाना खोलने चले हैं, कृषि कार्य करने के लिए चले, तो किसी भी कार्य को करने के लिए है ना अर्थ की जरूरत पड़ेगी ना। आपके पास अर्थ नहीं है तो ये वित्तीय सहायता करता है, आपको मदद मिलेगी, कारखाना खोलने के लिए पैसे मिल गए, आप कर लीजिएगा, है ना। तो ये जो क्षेत्र है बैंकिंग, डाक कार, संचार, परिवहन, व्यापार, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र का काम क्या है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता पहुंचाना। मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए, है ना। अब जो है एक छोटा सा, है ना, जो कि आप समझिएगा इस चीज को, और इसी के साथ, है ना, इसको अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए, और उसके बाद आज की ये को खत्म करेंगे। और इसको समझिए पहले, इसके आगे का जो टॉपिक है ना, जो आपको पढ़ना है कि भारत के राष्ट्रीय आय में इन क्षेत्रों का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान रहा है। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का कितना, तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? किसी देश के राष्ट्रीय आय का मतलब, साधारण रूप में अभी मैं बता दे रहा हूं कि किसी देश के राष्ट्रीय आय का मतलब कि उस देश में एक वर्ष के अंतर्गत, है ना, उस देश की पूरी जनसंख्या जो कुल आय प्राप्त करता है टोटल, उसको हम राष्ट्रीय आय कह देंगे। और अब प्रश्न उठता है कि आपके देश की जो पूरी जनसंख्या किसी न किसी कार्य में तो लगा हुआ है,
तो उसका अर्थ को लाएगा। अगर इन सभी अर्थ को हम योग कर देंगे तो देश का पूरा आय निकल जाएगा, है ना। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर, है ना, हमारे देश का जो राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है ना, द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है, तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है ना। तो एक आंकड़ा, है ना, आपकी पुस्तक में एक आंकड़ा, हालांकि अभी नया एडिशन नहीं आया है ना, जनगणना 21 वाली हुई नहीं, तो नया आंकड़ा दिया नहीं है, पुरानी आंकड़ा को ही वो लेके चल रहा है ना। तो देखिए, तो राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का कितना योगदान रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। एक जो है डाटा आपको दिया है 1947 का, दूसरा आंकड़ा जो दिया है जो है 2000 आपका 7 का, है ना, कि वर्ष 1947 में कृषि, हमारे राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना या प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान रहा, है ना, बात समझ गए। द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग का कितना योगदान रहा राष्ट्रीय आय में, और सेवा का कितना रहा। उसी तरह से 2007 में, क्योंकि नया आंकड़ा अभी दिया नहीं है, बात समझ गए ना, समझे कि नहीं आप लोग, समझ गए। तो 1947 में राष्ट्रीय आय में कृषि का यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 100 में 58.7 रहा, यानी इतनी प्रतिशत, है ना, 100 में कितना प्रतिशत, 58.7%। किसका योगदान रहा, प्राथमिक क्षेत्र का। जहां तक द्वितीय क्षेत्र की बात रही तो हमारे राष्ट्रीय आय में 14.3%, कितना होगा वो, 14.3% किसका योगदान, द्वितीय क्षेत्र का, जिसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, इतना इस ए से आए। और तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, तो 100 में से इन दोनों को जोड़ करके अगर घटा दिया जाए, है ना, तो कितना बचेगा, 27। तो 27% याद रखिएगा, 27% किसका योगदान रहा। तो बताइए, जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे, तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था में जो 3 क्षेत्र है, उसमें सबसे बड़ा योगदान प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र का रहा था, जिसमें कृषि, पशुपालन, वन और मत्स्य पालन आता है, उसका, यानी 100 में, यानी 100 रुपया में 58.7 इतना रुपया समझो कि कृषि से आता था, है ना। 100 रुपया अगर राष्ट्रीय आय देश का रहा तो इतना। और दूसरे औद्योगिक क्षेत्र, जो उद्योग धंधे थे, कल कारखाने थे, उससे कितना आता था, 14.3 इतना। और तृतीय सेवा क्षेत्र जिसको कहते हैं, जिसमें लोग जाकर नौकरी करता है, चाहे शिक्षक का हो, चाहे वकील का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे इंजीनियर का हो, मेरी बात समझ रहे हो ना। ये जो सेवा क्षेत्र है, इसका कितना योगदान था राष्ट्रीय आय में, 27%। लेकिन वही, है ना, समय गुजरता है, समय बीतता है, 2007, है ना, तो आपको अपहृत योजना आयोग का गठन हुआ, आर्थिक नियोजन के तहत पंचवर्षीय योजना चली, अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। तो अब इनका योगदान परिवर्तित हुआ, प्राथमिक क्षेत्र को लोग छोड़ करके मान लीजिए कि कोई दूसरा क्षेत्र में घुसा, है ना, समझ गए। तो जो 2007 की जो स्थिति हुई, तो 2007 में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, है ना, जो कि 47 में देख रहे थे कि 58.7% आया तक राष्ट्रीय आय में, वो घट करके मात्र कितना प्रतिशत रह गया, 22%। मतलब निश्चित है कि लोग कृषि कार्य को छोड़ा, दूसरे कार्य, उद्योग में, सेवा में, नौकरी में इसी ओर पलायन किए, है ना। अब जो 2007 में द्वितीय क्षेत्र का हमारे राष्ट्रीय आय में कितना योगदान रहा, तो इसका भी 2007 में रहा 22%। 47 में कितना था, 14 पॉइंट
निश्चित है कि इसमें वृद्धि हुई है। लोग मान लीजिए कि कृषि कार्य को छोड़ के, क्योंकि कृषि में समय पर वर्षा नहीं था, समय पर फलाने नहीं, है ना, लोग छोड़ के उद्योग धंधा में दिल्ली पंजाब फलाने, है ना, तो इसमें बढ़ा बढ़ा। तीसरा, तृतीय क्षेत्र, जो कि हम देखते हैं कि 47 में कितना परसेंट था, 27% योगदान था राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का। वो बढ़ करके 2007 में वो बढ़ करके कितना हो जाता है, 56%। कितना हो जाता है बाबू, 56%। कितना हो जाता है, 56%। यानी आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र का जो योगदान राष्ट्रीय आय में रहा है वो परिवर्तित हुआ है ना। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी करना पसंद करता है नहीं। और ऐसे अभी भी अब का जो नया आंकड़ा एनसीईआरटी और सभी जो दे रहा है, अभी भी है ना, सबसे बड़ा योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछिएगा कि है ना वर्तमान समय में है ना भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है, तो हम बोलेंगे तृतीय क्षेत्र का है। 2007 के अनुसार कितना परसेंट है, 56% है ना। और है ना कहेगा कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय में है ना किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, तो कम योग अगर ऐसे देखा जाए तो पहले तो यही था, और अभी ये दोनों का बराबर है ना, बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर है ना, 22% और नया आंकड़ा तो आया नहीं है। इसलिए आप कहिएगा कैसे, आंकड़ा देगा तब ना, आंकड़ा तो दिया नहीं। लेकिन एक बात चैप्टर समाप्त करने से पहले आपको, चैप्टर माने आज की पढ़ाई समाप्त करने से पहले कह देते हैं कि भले ही प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय आय में योगदान 22%, तृतीय क्षेत्र में बढ़ के हो गया है 56%। लेकिन अगर आज भी अगर कोई पूछे कि बताओ किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलती है, यानी सबसे ज्यादा रोजगार लोग किस क्षेत्र में है ना प्राप्त कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आज भी लोग प्राथमिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है खेती में। भले उत्पादन नहीं हो रहा है जिसके कारण राष्ट्रीय आय बढ़ नहीं रही है, लोगों का इनकम बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अगर भारत की जनसंख्या को देखा जाए कि कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत कृषि से जुड़ल है, तो सबसे ज्यादा आज भी किससे जुड़ा हुआ है, कृषि से। लेकिन कृषि में उत्पादन कम है, और जब उत्पादन कम होगा तो उसका आय, और जब आय कम होगा तो राष्ट्रीय आय में योगदान उसका क्या होगा, कम होगा। आप समझ गए ना, समझ गए ना है? तो आज अब बताइए है ना भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान, किस क्षेत्र राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। समझ गए ना, समझ गए। तो आज हम यहीं पर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करेंगे, है ना, उसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का कार्य करेंगे। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।